स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और अमरोहा का दौरा करेंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ सभा को भी योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के आगमन का कार्यक्रम मिल चुका है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे, जहां वो मिहिर भोर प्रतिमा अनावरण, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दोपहर करीब 1:20 पर हापुड़ और करीब 3:15 बजे अमरोहा के लिए रवाना होंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मौके से मिले कथित सुसाइड नोट में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है, जिसमें बाघांबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को घोषित किया गया। साथ ही अपने प्रिय शिष्यों के नाम वसीयत भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने आए, तब उन्होंने बलबीर गिरी से बातचीत की। बलबीर गिरी ठीक उनके बगल में बैठे थे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में उनकी मौत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए बलबीर गिरी ने कहा कि जिनकी वजह से घटना हुई है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बलबीर गिरी ने दावा किया है कि सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग है। उन्होंने कहा कि मैंने जो राइटिंग देखी है वे गुरुदेव के हाथ के अक्षर हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र गिरी ने कभी उनसे कोई परेशानी साझा नहीं की। बलबीर गिरी ने यह भी कहा कि गुरु जहर पी जाता है, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरण को अनुसरण करें। सामने से हिंदुत्व के पुरोधाओं में शामिल महंत नरेंद्र गिरी को आज समाधि दी जाएगी। श्रीमत बाघंबरी गद्दी परिसर में समाधि दिए जाने की प्रक्रिया पोस्टमार्टम के बाद पूरी होगी। अंतिम विदाई देने के लिए यात्रा भी निकाली जाएगी। संगम में पार्थिव देह का स्नान कराकर इसे लेटे हनुमान मंदिर लाया जाएगा। वहां भी भक्त विदाई देंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम मंत्रियों, दलों के पदाधिकारियों और संत महात्मा भी समाधि दिए जाने के मौके पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज के अल्लापुर स्थित श्रीमत बाघंबरी गद्दी में फांसी पर लटका शव मिला था। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर आम जन के दर्शन के लिए मठ में रखा गया था। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आनंद जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, आज पोस्टमार्टम भी होगा महंत नरेंद्र गिरी का, इसके बाद समाधि भी दी जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कितने बजे पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, आज प्रयागराज में जो सबसे बड़ा हर एक लोगों के जुबान पर है, हर शहर हर चौराहे पर एक चर्चा है, आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी हत्या हुई है, ये आत्महत्या, उसकी कुछ कैसे सुलझेगी, तो उसको लेकर पोस्टमार्टम आज प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों टीम के सहित कई स्पेशलिस्ट और वीडियोग्राफी सहित करवाई गई है। अब उनकी जो पार्थिव शरीर है बाघंबरी मठ अल्लाहपुर में जाएगा, वहां पे रखने के बाद उनकी एक यात्रा निकाली जाएगी हनुमान मंदिर तक। इस अंतिम दर्शन के लिए आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही जो भी गुरु के शिष्य थे वो भी आज आ रहे हैं, जो दूर दराज के रहने वाले हैं, तो कल नहीं पहुंच सके, तो वो आज सभी लोग पहुंच रहे हैं। ये काफी हलचल प्रयागराज में रहने वाला है। एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन ने आज 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, ताकि आवाजाही और या यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और एक सबसे बड़ी बात, आज जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये तय होगा हत्या है या ये आत्महत्या, ये गुत्थी कुछ न कुछ सुलझने का नाम लेगी। साथ ही आपको बता दें, जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आज उन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो अपने बयान भी दर्ज करेंगे। जी आनंद, अगर बात की जाए, जिस तरीके का जिक्र किया गया था सुसाइड नोट में कि समाधि कहां पर होनी है, नींबू का पेड़ का जिक्र बार बार किया जा रहा था, क्या समाधि उसी स्थान पर होगी या कोई दूसरा स्थान है? और समाधि का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होगा? देखिए, जो प्रयागराज का बाघंबरी मठ है, वहां पर एक नींबू का पेड़ है, जहां जिसका जिक्र खुद
दो नींबू के पेड़ है, जहाँ जिसका जिक्र सुसाइड नोट में खुद महंत नरेंद्र गिरी जी ने किया है। वहीं पर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हमारा जो पार्थिव शरीर है वहां पर ही दफनाया जाए, समाधि दी जाए। तो उस जगह पर काफी साफ सफाई रात को ही कर दी गई थी। अब वहीं पर ही उनको समाधि दी जाएगी, खुदाई का काम भी शुरू होगा और वहीं पर ही समाधि दी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने काफी लंबी चौड़ी तैयारी कर रखी है। और अब वहां पर जो वीआईपी मूवमेंट्स है वो भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जल्द आज 12 बजे तक तकरीबन उनको भू समाधि दे दी जाएगी। बिल्कुल आनंद, चलिए आपके साथ फिर से हम अब जुड़ेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को लेकर आज से 24 सितंबर तक मंथन करेंगे। इसके लिए चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, 7 सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और 6 सह प्रभारी की टीम आज लखनऊ आएगी। प्रदेश बीजेपी ने प्रधान के नेतृत्व में चुनाव प्रभारियों की टीम के पहली बार लखनऊ आगमन पर सभी 6 क्षेत्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक की चुनावी तैयारी का खाका तैयार किया। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रधान को चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुनम राम मेघवाल, शोभा कंदरलाजे, अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और विवेक ठाकुर और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज बीजेपी की अहम बैठक होगी, कई लोगों को प्रभार भी दिया जाएगा, कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जब चुनाव शुरू होने वाले होते हैं उससे एक साल से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में जुट जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है और इसमें उनके साथ सह प्रभारी जो 7 लोग बनाए गए हैं वो भी आज बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सीएम आवास पर भी एक बैठक करेंगे जो 24 तारीख को होगी। इसके पहले आज से मंथन का दौर शुरू होगा। वो अलग अलग विधानसभा से जुड़े हुए लोगों, जो जिला के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो 403 विधानसभाओं के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ 24 सितंबर को बैठक होगी। उसके बाद शाम को सीएम आवास पर भी एक भोजन होगा जिसमें जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ बैठक होगी। जो बड़े लेवल के नेता हैं, जिसमें सुनील बंसल शामिल होंगे, केपी मौर्य शामिल होंगे, दिनेश शर्मा शामिल होंगे, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। तो इस तरह के बड़े चेहरे शाम को मौजूद होंगे। तो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में तो बहुत कुछ मंथन होगा। जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है उस पर काम होगा। जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आज इसका ऐलान हो सकता है। किस तरह से पूरी चुनावी रणनीति है इसको लेकर मंथन जरूर होगा आज। बिल्कुल तौकीर, लेकिन यह भी समझ में आ रहा है कि इस बार यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। चाहे वो प्रदेश की बात किए, दूसरे प्रदेश के आए हुए नेता भी अब इस बैठक में शामिल होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों तक जाएंगे। इसको क्या समझ सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो चुनाव किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं उससे एक साल पहले से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय कर लेती है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी में बड़े उलटफेर के जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कई जो टिकट हैं वो विधानसभा के वो कटेंगे। तो जो नाराज लोग होंगे, जो बागी होंगे, उनको कैसे संभाला जाएगा, पार्टी में कैसे कोई बाहर ऐसी हवा ना बने के भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर विद्रोह कर रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को भी समझाना होगा और पार्टी संगठन को और मजबूत करना होगा। साथ ही जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती देनी होगी कि बूथ स्तर पर वो जैसे पिछले चुनाव में, जैसे 17 का चुनाव कहें या 2019 का चुनाव कहें, तो इस तरह के चुनाव में जिस तरह से बूथ लेवल पे कार्यकर्ता काम करते आए हैं उसी मजबूती के साथ ये 2022 के चुनाव में भी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ वहां पर डटा रहे। इसके साथ ही जो विधायक हैं या जो नाराजगी है जनता में उसको कैसे दूर किया जाए। फिलहाल किसान एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी चर्चा होगी, कैसे इस नाराजगी को उत्तर प्रदेश में ना बनने दिया जाए। तो कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रभारी आज मंथन करेंगे। इसके अलावा जो जिलेवार समीक्षा बैठक भी होगी कि किस जिले में किस तरह की भूमिका है, किस तरह की भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या रुख है जनता का। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी अब इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकती है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित नंदी जी महाराज और काशी विश्वेश्वर मंदिर की तरफ से दाखिल 2 मुकदमों पर सुनवाई आज सिविल कोर्ट में होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मूल वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई की तिथि आज नियत की। अदालत ने कहा कि वादीगण हिंदू और ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति लिस्ट में नहीं है, इस कारण से वक्फ एक्ट लागू नहीं होता। यहां पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे साबित हो सके कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ एक्ट 1955 की धारा 89 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने पर वाद स्वीकार करने के पहले 2 माह की नोटिस देनी जरूरी है, जो कि इन दोनों मामलों में लागू नहीं होती। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के सियासी हालात पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। ऐसी चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को भी लाना चाहते हैं। इसी कवायद को लेकर ओवैसी की शिवपाल यादव से इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, उनसे सियासी मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रहती है। शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने पहले कुछ देर चुप रहे और फिर कहा कि अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। भागीदारी संकल्प मोर्चा में पहले ही शामिल भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी कुछ दिनों पहले शिवपाल यादव से लखनऊ में मुलाकात कर चुके हैं। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी और शिवपाल इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई होगी। ये तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। वहीं मायावती ने मिशन 2022 के रण में मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। सेक्टर प्रभारियों से मिले पैनल के आधार पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बसपा सुप्रीमो ने जिन नामों पर मुहर लगा दी, उनकी घोषणा जिले में करने की जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों को सौंप दी गई है। बसपा कोई भी चुनाव को उम्मीदवार सबसे पहले घोषित करती है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि उनके उम्मीदवार को इससे चुनावी तैयारियों का पूरा मौका मिलता है। बसपा सुप्रीमो ने सेक्टर प्रभारियों से उम्मीदवारों के नामों का पैनल मांगा था, जिसके आधार पर नामों का अंतिम रूप दिया जा रहा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी उम्मीदवारों की सूची सौंप दी गई है और सेक्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है कि सम्मेलन करके नाम घोषित करें। आपको बता दें कि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि इस बार अपराधियों और दागियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का मऊ से टिकट काटकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है। शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान हो जाएं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए यूपी को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। स्थानीय निकाय निदेशक ने नगर आयुक्तों पर अधिशासी अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाते पर मौके पर ही जुर्माना लगाने का निर्देश दे दिया। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पर प्रदूषण फैलाने वालों पर 500 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद भी निकायों में जिसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, वहीं एनजीटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने का निर्देश दिया है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा 2 घंटे तक चला। नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम थोड़ी देर में मठ लाया जाएगा। पार्थिव शरीर 5 डॉक्टरों की टीम ने लिया है। वहीं पोस्टमार्टम पूरे पोस्टमार्टम के वीडियोग्राफी भी हुई है, इस तरीके की खबर आ रही है। तो बता दें कि पूरे 2 घंटे तक पोस्टमार्टम नरेंद्र गिरी की चली है और 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला हुआ है। अब इसके बाद मठ लाया जाएगा नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार के लक्सर में आज कृषि कानून को लेकर महापंचायत होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल होंगे। इस महापंचायत में उत्तराखंड के अलावा यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के 1 लाख किसान पहुंचेंगे। वहीं इस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। तो बता दें कि आज किसान महापंचायत तो होनी है उत्तराखंड में, जिस पर सभी प्रदेशों के किसान
पहुंचेंगे, किसान नेता पहुंचेंगे और लोगों का भी जमावड़ा होगा। सबसे बड़ी बात है कि राकेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आने की संभावना जताई जाती है। चलिए विकास के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज किसान महापंचायत होनी है, राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि जब जब टिकैत पहुंचते हैं लोगों का जमावड़ा होता है। इस बार कैसी तैयारी है और क्या उम्मीद लगाई जाती है कि कितने लोग आ सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें आज जिस समय जहाँ पर मैं मौजूद है लखनऊ में, आज यहाँ पर जो है किसान की महापंचायत का आयोजन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा आज इस जो है महापंचायत में पहुंचाएंगे। बात किया तो लगभग 12 बजे का समय है। चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे। बात करें तो जब किसानों के मान आगे और लगातार जिस तरह से सरकार के खिलाफ 3 बिलों को लेकर किसानों को लगातार आंदोलन चल रहा है, हालांकि किसान लगातार सड़कों पर है, लेकिन सरकार अभी भी गूंगी बहरी बनी। और यहाँ पर तो इस कार्यक्रम के संयोजक है चौधरी किरण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। किरण जी, अगर बात की जाए तो आज महापंचायत है, काफी यहाँ पर महापंचायत बड़ी होने वाली है। लगभग कितने किसान आज यहाँ पर पहुंचे और कितने राज्यों यहाँ पर किसान आज पहुंचने वाले हैं? थोड़ा जी ये हमारी जितने भी हमारे किसान यूनियन के हमारे महामंत्री जी, प्रदेश महामंत्री रवि जी है, जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री जी है, जितना भी हमारा संगठन हो पूरे जोरों से लगा रहा। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इकट्ठी इतनी हो रही, हमने इतना प्रयास किया और लोगों को घुमा भी हो। लोग परेशान हो, इतने परेशान हो, इस सरकार ने जितने परेशान कर रखे, परेशानी को देखकर सब यहाँ लोग आ रहे। लगभग कितने राज्यों के किसान यहाँ पर पहुंचेंगे? अलग अलग राज्यों से होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे। जब किसानों के मान आ गए राकेश टिकैत जी लगभग कितने समय यहाँ पर, कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, कितना समय रहेगा? राकेश टिकैत जी हाँ 11:30-12 बजे पहुंच लेंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें जिस तरह से किसानों को लगातार आंदोलन चला है, हालांकि किसान जिस तरह से लगातार सड़कों पर आज बिल्कुल विकास, जिस तरीके से किसान महापंचायत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो इससे क्या समझ सकते हैं कहीं ये किसान पंचायत चुनावी महापंचायत तो नहीं है? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें किसानों का साफ तौर में कहना कि ना तो ये चुनावी महापंचायत सिर्फ और सिर्फ जो सरकार के द्वारा जो 3 कानून बिल बना गए उसको रद्द कराने की मांगे और लगातार किसान जो है इस पर जो है आंदोलन करे। हालांकि सड़कों पर दिल्ली से लेकर आज तमाम पूरे देश में जो है किसान सड़कों पर, लेकिन सरकार अभी तक भी सुनने को तैयार नहीं। हालांकि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से आज महापंचायत बिल्कुल विकास, किसानों का लगातार विरोध चल रहा है। कि आप मौके पर मौजूद है विकास, आप तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से महापंचायत की तैयारी है और किस तरीके से लोगों का जमावड़ा हो रहा है। विकास, बिल्कुल बात किया तो सुबह से जो यहाँ पर किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि लगभग आधा दर्जन राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ जिस तरह से 3 बिलों का यहाँ पर जो है कानून बनाया गया, इसको जो है रद्द कराने के लिए आज अपना यहाँ पर विरोध दर्ज करेंगे। हालांकि जिस तरह से महापंचायत यहाँ पर आज हो रहे तो लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। और बात किया तो फिलहाल यहाँ पर किसान भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। और बात किया तो प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ पर लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हालांकि पूरे जिले का प्रशासन आज जिस समय राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे आने से पहले यहाँ पर आज जो है तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई। लंगर अगर बात करें तो जगह जगह यहाँ पर किसानों के द्वारा खुद जो है लंगर किया जाएगा ताकि किसानों को भूख और प्यास से जो है मौजूद ना रहना पड़े। तो लगातार किसान यहाँ पर आंदोलन करेंगे और जिस समय राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे और भी किसान बिल्कुल तो विकास कहीं न कहीं किसानों की लगातार महापंचायतें चल रही है और किसान तैयारियों में जुड़ा हुआ है। अगली खबर शुरू करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल उस सुसाइड नोट को लेकर उठा, जिसके हवाले से कहा जा रहा कि महंत ने जान दी है। ना तो लोगों को सुसाइड पर भरोसा हो रहा है और ना ही सुसाइड नोट पर। क्या सुसाइड नोट ही साजिश छिपी हुई है? खास रिपोर्ट देखिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सवालों का जंजाल खड़ा हो गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर मिलने के बाद से ही प्रयागराज के बाघंबरी मठ के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र गिरी इस तरह दुनिया से जा सकती हैं। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें 3 लोगों के नाम हैं। सुसाइड नाम में नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का जिक्र है, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का काफी पुराना विवाद रहा। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर कई आरोप लगाए थे। आरोप था कि नरेंद्र गिरी ने कहा कि मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों को आनंद गिरी बड़ी हेरफेर कर रहा है। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर कार्रवाई की गई।
जिसके बाद 14 जुलाई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर माफी मांग ली थी और नरेंद्र गिरी ने उन्हें माफ कर दिया था। मैं मानता हूँ महाराज से, और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। इसके बाद लगा कि दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से आनंद का नाम होने की बात की जा रही है, उसने इस मामले को और भी उलझा दिया है। नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य लगातार उलझता जा रहा है। नरेंद्र गिरी का शव नायलॉन की रस्सी से लटकते हुए पाए गए। साथ ही कमरे में मिले सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का नाम भी सामने आया, जिसमें आनंद गिरी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगा। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में कई और भी नाम मिले हैं। वहीं अपने ऊपर गंभीर आरोप लगने के बाद आनंद गिरी ने कई और नामों को लेकर इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरु जी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। इसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही है, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की। आनंद गिरी लगातार खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वहीं पुलिस पहली नजर में इसे खुदकुशी का ही मामला मान रही है, लेकिन मामले में कई लोगों के नाम सामने आने के बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। संत समाज पूरी तरह आहत है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, ये संतों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है, क्योंकि पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आएगा कि नरेंद्र गिरी की मौत सुसाइड है या किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है।